जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, इसमें मतलब जो है कि ये ऊपर जो लिखा हुआ था ना, तो बेसिकली ये 3 सॉल्वेंट्स है, वाटर है, अमोनिया है और सल्फ्यूरिक एसिड है। तो होता ये है कि जब एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है ना, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो एक अपना हाइड्रोजन आयन लूज़ करेगा, तो केटायन बनेगा, एनायन बनेगा। तो होता फिर यही है कि जो प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन आयन होता है ना, वो कोई दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा होता है कि मतलब एक मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट होता है, तो उसका जो प्रोटॉन है, वो दूसरा मॉलिक्यूल उसे एक्सेप्ट करता है। तो बेसिकली इसमें एक प्रोटॉन जो है, वो 2 वाटर के मॉलिक्यूल या 2 सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान ट्रांसफर होता है या एक्सचेंज होता है। तो मतलब इसको भी कहा जाता है ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्वेंट्स कहते हैं। तो इसमें मतलब ये आगे यही लिखा हुआ है जी, मिसाल के तौर पर जैसे ये ऊपर देखें ना, अगर ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि द प्रोसेस इज, मतलब ये ऑटो आयोनाइजेशन का प्रोसेस क्या है, ये वो लिखा हुआ है बेसिकली कि the process is one of proton transfer between two molecules in the liquid phase as indicated by the equilibria shown below। अब ये 3 केमिकल रिएक्शंस हैं, तो इसमें अगर हम गौर से देखें तो मतलब कहने का ये है, वो ये कहना चाह रहा है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट होता है, तो एक प्रोटॉन जब वो लूज करता है, तो दूसरा वाटर का या सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल उसको एक्सेप्ट करता है। तो एक प्रोटॉन बेसिकली 2 सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक्सचेंज होता है, तो इसको सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन का प्रोसेस भी कहा जाता है। अब इसमें आगे भी वही चीजें लिखी हुई हैं जो अभी हमने डिस्कस की हैं कि इन द थ्री केस, जो अब थ्री ऊपर 3 एग्जांपल्स हैं। द पॉजिटिव आयन इज सॉल्वेटेड प्रोटॉन, यानी जो प्रोटॉन बेसिकली जो प्रोड्यूस होता है, दूसरे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसे मतलब जो है वो सराउंड करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, द एक्सटेंट ऑफ ऑटो आयोनाइजेशन डिफर्स इन द above 3 cases and none is extensive। मतलब इसका मतलब ये है कि तीनों सॉल्वेंट्स में जो सॉल्वेंट्स हैं, तीनों सॉल्वेंट्स की जो है वो डिफरेंट अमाउंट्स जो हैं वो डिसोसिएटेड फॉर्म में होती हैं। यानी अगर वाटर है तो उसकी जो डिसोसिएटेड फॉर्म है वो कितनी अमाउंट में मतलब जो है वो डिसोसिएट होता है, वो अमोनिया की निस्बत डिफरेंट है, और अमोनिया की सल्फ्यूरिक एसिड से डिफरेंट है, वो तीनों से डिफरेंट है। और नन इज मतलब यहाँ एक्सटेंसिव का मतलब ये है कि ये थ्रू आउट आप कह लें कि सारा जो सॉल्वेंट है ये डिसोसिएटेड फॉर्म में नहीं होता, इसकी थोड़ी सी अमाउंट बेसिकली क्या होती है, वो डिसोसिएटेड फॉर्म में होती है। आगे ये सिंपली लिखा हुआ है ऑटो प्रोटोलाइसिस कांस्टेंट, ये बेसिकली क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जिसको हम आयनिक प्रोडक्ट भी हम कहते हैं। ठीक है, उनकी जो वैल्यूज दी हुई है वो ये है, ये वाटर के लिए है 1 × 10⁻⁻14 आप कह लें, दूसरी 1 × 10⁻⁻30 और 1.7 × 10⁻⁻4 ये बेसिकली है सल्फ्यूरिक एसिड। ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, एफएससी में पढ़ा होगा, बीएससी में पढ़ा होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर ना ये एक पेज अगर मैं शेयर करवाऊं, आप जरा इसको देखें। जी, ये जो पेज आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ना, तो बेटा ये देखें, ये सपोज वाटर का मॉलिक्यूल है ना, जब ये डिसोसिएट होता है, इसकी सेल्फ आयोनाइजेशन होती है, ऑटो आयोनाइजेशन होती है। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट होता है, एक हाइड्रोजन आयन, ये पॉजिटिव आयन, और एक हाइड्रोक्साइड आयन। अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यही होता है ना कि प्रोडक्ट आप ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट नीचे लिखते हैं। तो इसकी केसी की वैल्यू होती है 1.81 × 10⁻⁻16। वाटर की इतनी कम अमाउंट डिसोसिएट होती है कि वाटर की ओवरऑल जो अमाउंट है वो तकरीबन क्या रहती है, कांस्टेंट। तो वाटर को मतलब ये केसी भी कांस्टेंट है, वाटर भी कांस्टेंट है। वाटर को अगर उधर ले जाएंगे तो केसी इनटू वाटर विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एच आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। तो दोनों की वैल्यूज पुट करें, केसी की वैल्यू ये होती है और वाटर की जो मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू होती है वो होती है 55.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो वैल्यू हमारे सामने आती है वो है 1 × 10⁻⁻14। अब ये बात ज़हन में रहे कि केसी भी कांस्टेंट है, वाटर की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है। तो दो कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट है वो एक तीसरे कांस्टेंट के बराबर होता है, और उसको हम किसके बराबर रख लेते हैं यहाँ पर, के डब्ल्यू। तो के डब्ल्यू जो है वो यहाँ पर कहलाता है, ये लिखा हुआ है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। यानी के डब्ल्यू इज इक्वल टू, अगर इसको आपने थियोरेटिकली अगर हमने इसको डिफाइन करना हो तो जैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, हम थियोरेटिकली भी इसको ऐसे ही डिफाइन करेंगे। मिसाल के तौर पर के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच आयन इंटू हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये यूं डेफिनेशन बन जाएगी कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस
which are produced by the ionization of water, वाटर कह रहे हैं आप, ठीक है। इसी तरह अगर अमोनिया की निकालनी है तो जितना अमोनिया डिसोसिएट होता है अपने सॉल्वेंट के अंदर यानी खुद ब खुद, जितनी उसकी सेल्फ आयोनाइजेशन होती है, तो अगर उसकी आयंस की कंसंट्रेशन को नोट कर लें, ये जैसे यहाँ जब मेरा एरो है, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें तो उसकी Kw की वैल्यू निकलती है 1 × 10⁻³ कह लें। और मतलब आप कह लें इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है प्रोटॉन इनटू अमोनिया NH2 नेगेटिव एमाइड आयन, कि जब एक अमोनिया का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, डिसोसिएट होता है, आयोनाइज होता है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है अमोनियम आयन इनटू एमाइड आयन, यानी एक हाइड्रोजन आयन जो है, यानी एक अगर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है वो अपना प्रोटॉन लूज करता है, दूसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल उसे क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, उसे गेन करता है, और उसकी जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो है 1 × 10⁻³ ठीक है। तो ये इस तरह से मतलब वो जो आपकी बुक में मतलब वैल्यू है वो इस तरह से निकाली, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा मतलब जो है कि मैं दोबारा मतलब उसी अपनी बात की तरफ मैं दोबारा वापस आता हूँ। तो इसमें देखिए मतलब यही बात ऊपर उसने की हुई, आगे उसने लिखा हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑटो प्रोटोलाइसिस कांस्टेंट इज रिलेटेड टू द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कहना ये चाह रहा है कि कोई भी सॉल्वेंट जो है, ठीक है, वो कितना आयोनाइज होता है, ये डिपेंड करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी है हर लिक्विड की या सॉल्वेंट की, जिसे हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यानी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप ये समझ ले सिंपली कि मतलब ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी, यानी कोई भी मॉलिक्यूल जो है उसमें कितना पोलैरिटी है, कितना वो आयोनाइज हो सकता है, तो किसी भी सॉल्वेंट के लिए जितना डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, वो उतना ज्यादा आयोनाइज भी हो सकता है, और उसकी जाहिरी बात है कि जो आयनिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वो उतना ज्यादा होगी, और जितना उसकी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी उतना कम आयोनाइज होगा, तो उतना उसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या Kw की वैल्यू की कंपैरेटिवली क्या होगी, वो कम होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है एक छोटा सा और आर्टिकल है जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट्स, कि हम सॉल्वेंट्स को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल तकरीबन वैसे ही है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। अच्छा, तो ये पहली जो क्लासिफिकेशन है ये है दिस इज बेस्ड ऑन द प्रोटॉन डोनेटिंग एंड प्रोटॉन एक्सेप्टिंग एबिलिटी या एफिनिटी कह लें या कैपेबिलिटी कह लें ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कोई भी सॉल्वेंट जो है वो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। इस एबिलिटी की बुनियाद पर हम सॉल्वेंट्स को ना डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। तो पहली जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ आप कह लें प्रोटॉन डोनेटिंग या एक्सेप्टिंग एबिलिटी कह लें, वो है हमारे पास प्रोटिक एंड प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स कह लें आप, ठीक है। अब प्रोटिक सॉल्वेंट्स ये पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, दोबारा भी थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं कि जो प्रोटिक सॉल्वेंट है ये बेसिकली किस तरह के सॉल्वेंट्स होते हैं। So these solvents either lose proton or gain them or can show both the tendencies, यानी ये प्रोटॉन लूज भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं, ये दोनों तरह की जो प्रॉपर्टी है वो शो कर सकते हैं। इसकी जो पहली टाइप है उसे हम कहते हैं एसिडिक सॉल्वेंट्स या प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स। अब जैसे कि नाम है ना एसिडिक सॉल्वेंट्स, यानी ऐसे सॉल्वेंट्स जिनके अंदर आप कह लें कि एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद हो, या वो अपना हाइड्रोजन आयन डोनेट या लूज कर सकते हो, क्योंकि जब भी कोई सॉल्वेंट अपना हाइड्रोजन आयन लूज करेगा ना, तो जाहिर बात है वो एज ए एसिड एक्ट करेगा, तो वो जो फिर सॉल्वेंट है उसको एसिडिक सॉल्वेंट भी हम कह सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर इसमें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, इसमें आप कह लें बेंजोइक एसिड है, ये एसिडिक एसिड है। तो ये सारे ऐसे सॉल्वेंट्स हैं कि जिनके अंदर आप कह लें कि भी एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है, और ये अपना हाइड्रोजन आयन जो है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस ये यूज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें हमारे पास आ जाता है जी कि बेसिक सॉल्वेंट्स कह लें आप या प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स कह लें, यानी ऐसे सॉल्वेंट्स जो हाइड्रोजन आयन को बेसिकली एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसमें अमोनिया कह लें, इसमें आप हाइड्राजीन कह लें, इसमें आप NH2OH यानी आप हाइड्रोक्सिल अमीन या इसको सिंपली अमीन कह लें आप, ये ऐसे मतलब सॉल्वेंट्स हैं जिसमें सेंट्रल जो नाइट्रोजन एटम है इसके बाद नॉन पेयर होता है और ये हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। और तीसरी इसकी जो टाइप है उसे हम कहते हैं एम्फीप्रोटिक या एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स। तो जैसा कि नाम से जाहिर है भी एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जिनके अंदर दोनों तरह की ना टेंडेंसीज मौजूद होती हैं, यानी दोनों तरह की आप कह लें कि इसमें कैपेबिलिटीज या सलाहियतें मौजूद होती हैं, यानी ये प्रोटॉन लूज भी कर सकते हैं, प्रोटॉन गेन भी कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। अगर एसिडिक मीडियम हो तो ये प्रोटॉन लूज करते हैं, अगर बेसिक मीडियम हो तो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर लेते हैं।
अच्छा, इसमें मतलब जो है कि वही बातें लिखी हुई हैं कि मिसाल के तौर पर मतलब जो है कि भाई जैसे ये वाटर है, अल्कोहल, लिक्विड अमोनिया, एसिटिक एसिड, ये सारे के सारे बेसिकली एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स हैं। मतलब जो है कि और मतलब जो है कि ये जब हम इनको एज सॉल्वेंट लेते हैं तो इनकी कुछ अमाउंट डिसोसिएटेड फॉर्म में भी होती है। तो उसमें यही होता है, मिसाल के तौर पर कि अगर हम ये वाटर हैं, दो वाटर के मालिक्यूल, जब इनकी सेल्फ आयोनाइजेशन होती है तो एक वाटर का मालिक्यूल जब ब्रेक डाउन होता है ना, डिसोसिएट होता है, तो वो अपना हाइड्रोजन आयन जो लूज करता है पॉजिटिव, वो दूसरा मालिक्यूल उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो एक मालिक्यूल जो हाइड्रोजन आयन लूज करता है वो एज ए एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, दूसरा मालिक्यूल जो है सॉल्वेंट का जो हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो बेस के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। इसी तरह दो अमोनिया के मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स हैं। और थर्ड पे है एसिटिक एसिड। एक एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होगा तो एक प्रोटॉन लूज करेगा, एक नेगेटिव आयन बनाएगा। तो वो जो प्रोटॉन है वो दूसरा एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूल उसको एक्सेप्ट करेगा और उसके नतीजे में मतलब जो है कि ये हमारे पास केटाइन और इस तरह का एनाइन बन जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो इसकी टाइप है वो आप कह लें, यानी क्लासिफिकेशन वो है नॉन प्रोटिक या नॉन प्रोटोनिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। वो पहले भी डिस्कस हमने किया है। ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जो जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, जो अपना एसिडिक हाइड्रोजन जो है जिसको वो लूज नहीं कर सकते या नहीं करते, सिंपली कह लें हम। बेंजीन है, इसमें आप कह लें कि हमारे पास जो है क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, और मतलब ये है कि ये CH2 Cl2 डाइक्लोरो मीथेन कह लें आप इसको, या मिथाइलिन डाइक्लोराइड, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो इनमें मतलब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, तो ये मतलब नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स के तौर पर एक्ट करते हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन जो है सॉल्वेंट्स की वो है ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर। अब इसमें मिसाल के तौर पर पहली जो है कि पोलर जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। इनको आयनिक सॉल्वेंट्स भी कहते हैं, आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स भी हम कहते हैं। तो इनकी जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो ये होती है कि दीज सॉल्वेंट्स हैव हाई पोलैरिटी, इनमें बहुत ज़्यादा पोलैरिटी होती है, एंड हैव हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी हम पहले भी डिस्कस किया कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी जितना ज्यादा होगा तो इसका मतलब यही होता है कि वो जो सॉल्वेंट है उसमें पोलैरिटी उतना ज्यादा है। अच्छा, तो जो हाईली पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं दे डिसॉल्व्स आयनिक कंपाउंड्स एंड इनिशिएट आयनिक रिएक्शंस। तो जो मतलब जो है पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, अब जाहिर बात है यहाँ पर जो रूल है वो एप्लीकेबल होता है लाइक डिसॉल्व लाइक, कि एक जैसे सॉल्वेंट्स एक जैसे सोल्यूट्स को अपने अंदर डिसॉल्व करते हैं। अब देखें ना कि अगर पोलर सॉल्वेंट है तो वो अपने अंदर पोलर सोल्यूट्स को या आयनिक जो कंपाउंड्स जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह, तो आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं बुनियादी तौर पर ये भी हाईली पोलर होते हैं और हाईली पोलर सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबल होते हैं। लेस पोलर सॉल्वेंट्स में आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होते। तो मतलब ये की कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर कोई पोलर सॉल्वेंट है तो वो आयनिक कंपाउंड को, पोलर सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इस तरह के जो सॉल्वेंट्स हैं इनमें आयनिक रिएक्शन होती है। जाहिर बात है कि अगर इसमें जब आयनिक कंपाउंड्स को ऐड करेंगे वो डिसोसिएट हो जाएंगे, तो फिर ये आयंस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो जाहिर बात है कि आयनिक रिएक्शन भी होते हैं, एंड दे आल्सो कैन अंडरगो ऑटो आयोनाइजेशन। जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं इनकी कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो खुद ब खुद भी आयोनाइज होती है। अब इसमें कुछ मिसालें वैसे ही हैं जैसे अमोनिया की, इसमें भी सेल्फ आयोनाइजेशन की एक अमोनिया का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है, एक प्रोटॉन लूज करेगा, एक एनाइन एक केटाइन बनेगा। वो जो प्रोटॉन ये वाला मॉलिक्यूल लूज करेगा, ये वाला अमोनिया का मॉलिक्यूल उसको गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ये अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एमाइड NH2। यानी वो एसिड बेस टाइप ऑफ रिएक्शन ही है, जो प्रोटॉन लूज कर रहा है वो एसिड है, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस है। इसी तरह SO2, इसी तरह HF वगैरह वगैरह। अच्छा, दूसरी अगर आप कैरेक्टरिस्टिक देखें कि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स की क्या होंगी, वो अपोजिट होंगी। ठीक है, तो इसमें नॉन आयोनाइजिंग या नॉन पोलर सॉल्वेंट दे हैव लो डाइपोल मोमेंट एंड लो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यूज। ठीक है, लो डाइपोल मोमेंट से मुराद है कि मतलब जो डाइपोल मोमेंट होता है इट इज अ मेजर ऑफ पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, कि जिस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी जितना ज्यादा होगी उसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी उतना ज्यादा, जितना पोलैरिटी कम डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कम। तो ये नॉन पोलर जो सॉल्वेंट क्योंकि इनमें पोलैरिटी बहुत कम होती है तो इनके डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज भी क्या होती हैं, कम होती हैं। और क्योंकि ये नॉन पोलर है ये आयनिक या पोलर कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करते अकॉर्डिंग टू द रूल, आप कहने लाइक डिसॉल्व लाइक। और जब ये पोलर या आयनिक कंपाउंड इनमें डिसॉल्व नहीं होते
दे कैन नॉट शो या दे कैन नॉट इनिशिएट आयनिक रिएक्शंस कह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि दे कैन नॉट अंडरगो सेल्फ आयोनाइजेशन, और ये मतलब जो है इनमें सेल्फ आयोनाइजेशन भी नहीं होती। और नॉन आयनिक जो रिएक्शंस अक्सर इन सॉल्वेंट के, इसमें नॉन आयनिक रिएक्शन नहीं होते, जैसे बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इस तरह के जो सॉल्वेंट्स हैं ये बेसिकली नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो थर्ड मतलब जो क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन द एक्वस नेचर ऑफ द सॉल्वेंट्स, यानी अब ये डिपेंड करता है कि आया के जो सॉल्वेंट है वो वाटर है या वाटर के अलावा मतलब जो है कि कोई लिक्विड हम एज ए सॉल्वेंट के तौर पर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो अगर वाटर है तो जाहिर बात है ऐसे सॉल्वेंट्स को हम कहते हैं एक्वस सॉल्वेंट्स, यानी कोई भी ऐसा मतलब आप कह लें कि सॉल्यूशन जिसने वाटर को एज ए सॉल्वेंट लिया हुआ हो उनको एक्वस सॉल्यूशंस कहते हैं। और वाटर जो है इसको जब हम एज ए सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं इसको एक्वस सॉल्वेंट कहा जाता है। दूसरा हमारे पास है नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, ठीक है। अब नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स जो हैं इनमें ना डिफरेंट टाइप ऑफ, यानी वाटर के अलावा जो सॉल्वेंट्स हैं वो इन जनरल नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसमें पोलर भी होंगे, नॉन पोलर भी होंगे। अब मिसाल के तौर पर जैसे ये हमारे पास है अल्कोहल है, लिक्विड अमोनिया है, ठीक है। ये कोई शक नहीं है मतलब जो है कि ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स भी हैं। तो बेशक पोलर प्रोटिक हैं लेकिन चूंकि वाटर नहीं है तो इस तरह के लिक्विड्स को जब हम सॉल्वेंट के तौर पर यूज करेंगे तो ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स ही कहलाएंगे। इसी तरह इनमें एप्रोटिक सॉल्वेंट्स भी हो सकती हैं जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। ये लास्ट लेक्चर में इसकी एग्जांपल मैंने दी थी, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है, एसीटोनाइट्राइल है, मिथाइल साइनाइड कह रहे हैं आप। और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं एल्कीन, बेंजीन, टॉल्यूइन वगैरह वगैरह, तो ये मतलब सारे इसी नॉन एक्वस, अगर इस तरह के लिक्विड्स को हम यूज करें एज ए सॉल्वेंट तो ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मतलब जो है कि वो यही बात यहाँ पे भी आगे भी करना चाह रहा है कि भाई जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स है ना इनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, वाटर को अगर हम एज ए सॉल्वेंट के तौर पर यूज करें उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मतलब कहने का ये है कि अब ये उसने आगे भी थोड़ा सा इसी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डेड जो हमारे पास सॉल्वेंट्स हैं जैसे अल्कोहल है, ठीक है, लाइक वाटर कह लें, मतलब ये है कि इसमें भी अल्कोहल के अंदर भी वैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जैसे वाटर के अंदर होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपैरेटिवली वाटर की निस्बत कम होती है, ठीक है। बट द सेम यूनिफॉर्मिटी ऑफ ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट्स इज नॉट पॉसिबल इन द अल्कोहल, यानी जैसे वाटर के अंदर मतलब कोई एग्रीगेट या कोई भी हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, प्रेसिपिटेशन टाइप, रेडॉक्स रिएक्शन, कोई आप कह लें एसिड बेस, जिस तरह की भी है, इस तरह के रिएक्शन जो है वो इस तरह के सॉल्वेंट्स में अमूमन नहीं होते। बाकी उसको वही एक्सप्लेन किया हुआ है कि दिस इज बिकॉज ईच अल्कोहल मॉलिक्यूल, कि हर अल्कोहल के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम तो होता है, क्योंकि OH होता है ना, और हर ऑक्सीजन एटम के पास लोन पेयर्स हैं, तो वो अपना लोन पेयर यूटिलाइज करके ना हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो मतलब वो यही इसमें कहना चाह रहा है। तो इसके अलावा मतलब जो है कि वो हाइड्रोजन आयन गेन करके या उसके साथ कम से कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। इसके अलावा और भी सॉल्वेंट्स हैं, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आप कह लें कि बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म मतलब है, वगैरह वगैरह। तो ये मतलब इस तरह के ये बेसिकली मतलब आप कह लें सॉल्वेंट्स हैं जिनको इन जनरल हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। तो फिलहाल जो है ये हमारा टॉपिक यहीं तक है। नेक्स्ट जो इंशाल्लाह फिर हमारा जो टॉपिक होगा तो वो उसको हम इंशाल्लाह फिर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको क्या करेंगे, इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम।